जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत संबंधित है ब्लड से। ब्लड यानी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरल संयोजी ऊतक। ठीक, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ब्लड बनता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से होता है आपका एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा ब्लड के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है, जबकि कार्पल्स ब्लड के अंदर पाए जाने वाले कण जैसे ठोस आकार की संरचना, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्पल्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। इस पूरे लेक्चर को हम अभी व्यवस्थित स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर के अंतर्गत, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने पढ़े थे अपने ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 ऑर्गन, जो एक है आपका हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स, यानी कि जिनके अंदर आपका ब्लड बह रहा है, यानी कि रक्त वाहिनियां जिनमें रक्त बह रहा है। ठीक, उस लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। सबसे पहले आप पहला लेक्चर देखें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक ब्लड। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक कर दें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और लगातार नोटिफिकेशन मिलने से आपको नए नए लेक्चर के माध्यम से आपके परीक्षा संबंधी ज्ञान की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति होती रहेगी। ठीक, तो ब्लड के बारे में सबसे पहले जो आपको जान लेना है वो ये जान लेना है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? जैसे ये एक आपका अंग है, ठीक है, और ये दूसरा अंग है, यानी कि आपकी बॉडी में कई प्रकार के ऑर्गन्स हैं, है ना, या कई प्रकार के आपकी बॉडी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ऊतक पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? कई प्रकार के ऊतक पाए जा रहे हैं, कई प्रकार के अंग पाए जा रहे हैं, कई प्रकार के बॉडी के अंदर सिस्टम पाए जा रहे हैं। इन सभी 2 या 2 से अधिक ऊतकों के मध्य या 2 या 2 से अधिक अंगों के मध्य आपके शरीर के कुछ आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करने का जो कार्य है, उसी कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्लड। ठीक, इसलिए ब्लड को कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि 2 चीजों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो कनेक्ट कर रहा है वो किस रूप में कर रहा है? तरल रूप में, यानी कि फ्लो होते हुए। इसलिए ब्लड को क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। इंग्लिश में कहते हैं ब्लड इज अ लिक्विड एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो लिक्विड और कनेक्टिव टिश्यू है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक, अब रक्त को अगर हम ये देखें, परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आमतौर पर जब आप देखते हैं ना कि कोई आपसे पूछता है, अच्छा आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चलो ये बताओ रक्त कितने प्रकार का होता है ना, आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो आपको वहां करेक्ट कर देना है कि देखो भाई, रक्त के प्रकार नहीं होते। हाँ, प्रकार अगर होते हैं तो रक्त समूह के होते हैं, रक्त के नहीं होते। रक्त 2 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, यानी कि अगर आप रक्त के बारे में जानना चाहेंगे तो रक्त के आपको पता चलेंगे 2 घटक। क्या पता चलेंगे आपको? रक्त के घटक, कंपोनेंट। तो रक्त के कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। पहला घटक जो है वो कहलाता है आपका प्लाज्मा, और जो दूसरा घटक है वो कहलाता है आपका रक्त कणिकाएं, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। ठीक है, तो रक्त के 2 घटक हुए, या रक्त के 2 भाग बोल सकते हैं, ब्लड के 2 पार्ट बोल सकते हैं, जो ब्लड के अंदर चीजें पाई जा रही हैं, यानी कि 2 जिन चीजों से मिलकर आपका ब्लड बन रहा है वो 2 कौन कौन सी चीज हैं? एक नंबर जो सबसे पहले आपने को पढ़ना है वो है प्लाज्मा, दूसरे नंबर पे जिसे हमें पढ़ना है वो है कार्पल्स यानी कि कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा आपके रक्त का लगभग 55% भाग होता है, यानी कि आपके शरीर में मान के चलें 100 ml ब्लड की हम चर्चा करें तो इस 100 ml ब्लड का लगभग 55% भाग जो होगा वो प्लाज्मा होगा। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ लगभग 45% जो भाग होगा वो होगा आपका ब्लड कार्पल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। ठीक, रक्त कणिकाएं अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3। पहला है आपका आरबीसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी
तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो ये हैं आपके शरीर में पाई जाने वाली 3 प्रकार की कार्पल्स यानी कि कणिकाएं। अब देखो, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके रंग रूप आकार के आधार पे आप क्या इसका एक नाम रख देते हैं, जरूरी नहीं वो उसका वास्तविक नाम हो। तो ऐसे करके जब हम आरबीसी को देखते हैं तो वो हमें लाल दिखाई देती है, तो लाल जब दिखाई देती है तो हम उसको आरबीसी बोल दे रहे हैं, हमने उसका नाम भी नहीं पूछा। जैसे जैसे एक मीटिंग में आप किसी व्यक्ति से मिले और दूसरे व्यक्ति से आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, अरे वो व्यक्ति कौन था, तो वो पूछेगा ना कि किसके बारे में बात हो रही है, तो आप बताओगे अरे वो आया था ना लंबा लंबा सा लंबू लंबू सा तुम्हारे साथ, पतला दुबला लंबू लंबू खंबे जैसा। तो अपने क्या दिया, जनरल इंट्रोडक्शन दिया जो हमें देख के समझ में आया। तो फिर उसने बोला अच्छा पंकज की बात कर रहे हो तुम, कि हाँ अच्छा उसका नाम पंकज है। तो इस तरीके से समझ में आया ना कि हर एक चीज का हम उसके रंग रूप आकार के आधार पर अपना एक निकनेम रख लेते हैं जिसके माध्यम से हम उसको क्या समझ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसका वास्तविक नाम वही हो। तो ऐसे ही आरबीसी का वास्तविक नाम जो है वो है इरीथ्रोसाइट्स। क्या नाम है उसका, इरीथ्रोसाइट्स। ये आरबीसी का वास्तविक नाम है, जो उसके स्कूल कॉलेज में लिखा हुआ, आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है ना वो इरीथ्रोसाइट्स है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ये डब्ल्यूबीसी का वास्तविक नाम है। डब्ल्यूबीसी मतलब वो सफेद रंग के कार्पल्स दिख रहे हैं इसलिए उसको डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं। आरबीसी यानी कि लाल रंग के कार्पल्स दिख रहे हैं इसलिए उसको आरबीसी कह रहे हैं। प्लेटलेट्स का जो वास्तविक नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है उसका नाम, थ्रोम्बोसाइट्स, ये इसका वास्तविक नाम है। तो ये 3 चीज आप याद रखेंगे कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं या रक्त के जो घटक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि रक्त एक तरल संयोजी होता है, यानी कि ब्लड एक लिक्विड और कनेक्टिव टिश्यू है जो 2 या 2 से अधिक ऑर्गन या टिश्यू के बीच में रक्त के माध्यम से क्या हो रहा है, चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ब्लड को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है ब्लड के कंपोनेंट्स यानी कि घटक, यानी कि रक्त किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है या रक्त के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है। तो रक्त का सबसे पहला भाग जो है वो है प्लाज्मा, यानी कि रक्त का सबसे बड़ा कंपोनेंट्स जो है वो प्लाज्मा है, जो रक्त के अंदर लगभग 55% मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। बाकी का 45% मात्रा में जो पाया जा रहा है उसको हम कह रहे हैं कार्पल्स यानी कि कणिकाएं, जो कि 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का वास्तविक नाम इरीथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स जो काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको, जब व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगने पर रक्त का क्या कर लेती है, थक्का जमा देती है ना। जब व्यक्ति को डेंगू रोग होता है तब यही प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और आवश्यकता से कम मात्रा में प्लेटलेट्स होने पर व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। और डेंगू किस प्रकार का रोग है, डेंगू एक वायरल डिसीज है जो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से, डेंगू नाम का वायरस शरीर में प्रवेश करने से ये रोग होता है। डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, ये एक अदर फैक्ट था जो इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है। डब्ल्यूबीसी आपके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है यदि आपके शरीर को कोई रोग होता है, उस रोग से लड़ने के लिए आपके शरीर के अंदर कुछ सिपाही पाए जाते हैं। सिपाही कौन कौन से हैं, जिनके अंदर मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ऐसे कई बेसोफिल्स, न्यूट्रिनोफिल्स, ऐसे कई छोटे छोटे आपके सिपाही मौजूद हैं जो आपके शरीर को क्या बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, अंदर से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, जो कि डब्ल्यूबीसी का भाग है। इसलिए कलेक्टिव रूप में हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी आपके शरीर का प्रोटेक्ट सिस्टम है, यानी कि आपका एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। आरबीसी जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है। आरबीसी के लाल होने से ही आपका ब्लड लाल होता है। बात समझ में आ रही है कि आपका रक्त जो है वो लाल क्यों है। रक्त के लाल होने के पीछे का जो कारण है वो कारण है रक्त में आरबीसी की मात्रा। आरबीसी के लाल होने से रक्त लाल होता है। और आरबीसी लाल क्यों है, क्योंकि आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लाल होने से आरबीसी लाल होती है, आरबीसी के लाल होने से ब्लड लाल होता है। ठीक है। अब आरबीसी के लाल होने से ब्लड लाल है, ठीक है,
हीमोग्लोबिन के लाल होने से आरबीसी लाल है, वो भी ठीक है। अब हीमोग्लोबिन लाल क्यों है? तो हीमोग्लोबिन लाल इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो चीजें पाई जाती, एक पाया जाता है हीम और दूसरा पाया जाता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, तो ये क्या है? ग्लोब्यूलिन ये ब्लड में अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। और हीम क्या है? हीम वो लाल रंग का पदार्थ है। हीम क्या है? एक लाल रंग का पदार्थ है। हीम के लाल होने से हीमोग्लोबिन लाल होता है, हीमोग्लोबिन के लाल होने से आरबीसी लाल होती है, आरबीसी के लाल होने से ब्लड लाल होता है। ब्लड लाल क्यों होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ब्लड के लाल होने के पीछे कारण है हीमोग्लोबिन। समझ में आया इतना? ठीक है। अब हाँ, यहां पे देखेंगे तो प्लाज्मा हल्के से पीले रंग का है। ठीक है, पीले रंग का होता है प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट रंग की है, आरबीसी जो है लाल रंग की है। इतना समझ में आ गया? एक एक करके एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त के अंदर पाए जाने वाला कैसा भाग है? तरल भाग है। रक्त के बहने के पीछे जो चीज जिम्मेदार है वो प्लाज्मा है। ठीक है, ये रक्त के अंदर कितना प्रतिशत मात्रा में? तो टोटल रक्त का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा है। रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या पाई जा रही है? एंटीबॉडी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? एंटीबॉडी पाई जा रही है। ए एंटीबॉडी होती है, बी एंटीबॉडी होती है। ये एंटीबॉडीज हैं जो आपके शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं? आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो डब्ल्यूबीसी के जैसा ही काम कर रहे हैं, आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में मदद कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोरोना के दौरान एक शब्द सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी। सुना है? कोरोना के दौरान प्लाज्मा थेरेपी। ये क्या है प्लाज्मा थेरेपी? देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा के अंदर आपके एंटीबॉडीज पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है एक्स। ठीक है, इस एक्स व्यक्ति को क्या हो गया है? कोरोना हो गया है। ठीक, सपोज करो ये एक कोई एक्स व्यक्ति है, इस एक्स व्यक्ति को कोरोना हो गया है। अब इस एक्स व्यक्ति को जब कोरोना हुआ है तो कोरोना के बाद इसने काढ़ा पिया, इसने दवाई भी खाई, इसने वो जितने भी मापदंड हैं वो फॉलो किए, इलाज किया, सारी चीजें की, और धीरे 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 ये क्या हो गया? ये व्यक्ति कोरोना मुक्त हो गया, यानी कि ये ठीक हो गया। क्या हो गया? ये व्यक्ति ठीक हो गया। तो ये व्यक्ति ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है? इस व्यक्ति के शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है। यानी कि हम ये मान सकते हैं इस व्यक्ति के अंदर जिसको कोरोना हुआ था उसको कोरोना को मारने वाली जो एंटीबॉडी है, क्या है? एंटीबॉडी है, उसका विकास हो चुका होगा। कोरोना को मारने वाली जो एंटीबॉडी है वो इसके अंदर क्या हो गई होगी? विकसित हो गई होगी। तब जाके इसने कोरोना को हराया होगा, तब जाके ये ठीक हुआ होगा, हम ये मान लेते हैं। ठीक, अब इतना मानने के बाद हमने ये देखा कि एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है वाई। ये क्या है? ये दूसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति को भी मान के चलो कोरोना हो गया है, इसको भी क्या हो गया है? कोरोना हो गया है। अब इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? प्लाज्मा थेरेपी का। क्यों करेंगे? क्योंकि एक एक्स व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ था, कोरोना होने के बाद इसके शरीर में एंटीबॉडी का विकास हुआ और ये ठीक हो गया। जब ये ठीक हुआ तो इसके शरीर से हमने ब्लड लिया, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था हमने केवल वही लिया है। क्या लिया है? प्लाज्मा। देखो, हम किसी भी व्यक्ति के प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते। ब्लड डोनेट करने के लिए हमको ब्लड के ग्रुप की पहचान करना पड़ती है, और वो ब्लड का जो ग्रुप है वो होता है आपके शरीर के अंदर उपस्थित एंटीजन के माध्यम से। और यहाँ पे किसकी बात हो रही? एंटीबॉडी की बात हो रही। एंटीजन एक अलग है, एंटीबॉडी एक अलग चीज है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में हमने क्या काम किया? वो व्यक्ति जो एक्स था जिसको क्या है कि पहले कभी कोरोना हुआ था, वो ठीक हुआ, तो उसका प्लाज्मा लिया, इस व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा हमने डाल दिया। तो इस व्यक्ति के शरीर में वो वाली एंटीबॉडी रही होगी जिससे ये ठीक हुआ। तो जब इस व्यक्ति के शरीर में वो एंटीबॉडी जाएगी तो फिर वो भी क्या होने लगेगा? उस रोग से लड़ने की क्षमता को विकसित कर लेगा। ठीक, तो ये प्लाज्मा कहीं ना कहीं आपके शरीर के रोग के उपचार में भी उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक, प्लाज्मा तरल भाग है, 55% भाग है, एंटीबॉडी पाई जा रही है जो रोग से उपचार करने में मदद कर रही है। प्लाज्मा के अंतर्गत मुख्य रूप से एक जो पदार्थ पाया जा रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? सीरम कह रहे हैं।
इंपॉर्टेंट भाग है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पाया जाता है। सीरम कहाँ है, तो सीरम प्लाज्मा का भाग है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीजें याद कर लेनी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरबीसी की, ब्लड कार्पल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, आरबीसी की, तो इसका पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को दोनों को एक साथ देखें तो आरबीसी की मात्रा यदि 600 है तो उसके अनुपात में केवल एक क्या पाई जा रही है, डब्ल्यूबीसी पाई जा रही है। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है कि अगर 600 आरबीसी पाई जा रही है तो उसके अनुपात में एक डब्ल्यूबीसी पाई जा रही है, ठीक। आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 20 दिन से लेके 120 दिन तक। आरबीसी का जीवन काल कितना है, 20 दिन से लेके 120 दिन तक, और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल है 1 दिन से लेके 3 दिन तक। कहीं कहीं आपको 4 दिन भी मिल जाएगा, बट 1 से 3 दिन के आसपास ज्यादातर किताबों में इसके आंकड़े मिल जाते हैं, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, जो मुख्य रूप से परिवहन का कार्य कर रहा है। जैसे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का परिवहन करना, जो हार्मोन है उनका परिवहन करना, जो विटामिन है उनका परिवहन करना, ठीक है। जो अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब चीजों का क्या करना, परिवहन करना। तो ये आरबीसी बोल दो या हीमोग्लोबिन का कार्य बोल दो। और इसका कार्य जो है वो है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का निर्माण करना, यानी कि आपकी बॉडी को क्या करना, सुरक्षा देना। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, वायरस वगैरह हैं, तो उनको मारना और उससे अपने शरीर की क्या करना, सुरक्षा करना, ठीक। अगला जो भाग है वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट चौथे नंबर का वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपके शरीर के अंदर मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी होते हैं। किसके लिए, जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो अगर अपन अभी की बात करें, हमारे शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है, अब हमारे शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में क्या हो रहा है, रक्त नहीं जम रहा है। तो हमारे शरीर में रक्त क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि लीवर यानी कि यकृत के माध्यम से हमारे शरीर में हेपेरिन का निर्माण किया जा रहा है। किसका, लीवर के माध्यम से हमारे शरीर में हेपेरिन का निर्माण किया जा रहा है। ये हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक देता है, इसलिए हेपेरिन को एंटीकोगुलेंट कहते हैं, यानी कि रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती तो सबसे पहले तो इस हेपेरिन को बोला जाता है कि भाई आपसे निवेदन है कि आप काम न करें, अगर ये काम करेंगे तो रक्त को जमने नहीं देंगे। तो पहले तो हेपेरिन को बोला जाता है कि प्लीज भाई अब आप रहने दो, अब मेरे को काम करने दो। और ये कौन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं वो काम करना चालू करेंगे। जैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स काम करना चालू करेंगे, वैसे ही आपके चोट लगे वाले स्थान पर रक्त धीरे धीरे 1 से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर क्लोट हो जाएगा, यानी कि चोट लगने वाले स्थान से आपका जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाएगा, रक्त का जो बहाव है वो रुक जाएगा। और इस रक्त के बहाव को रोकने के लिए आपकी प्लेटलेट्स काम करेंगी। समझ में आया? इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इसी चीज को अब दोबारा से क्या करेंगे, उन फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक एक करके एक एक लाइन पे भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में फैक्ट बनेंगे और वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और उस पर चर्चा करने के दौरान उस चीज को नोट करते जाएंगे। ठीक, चलिए आइए भाई, ये है आपका ब्लड। ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, आप देख लो। रक्त की जो ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, यदि किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो ये जो रक्त की कोशिकाएं वो कुछ इस प्रकार से हाशिए जैसी हो जाती हैं, यानी कि वो एक रोग है। ठीक है, ये स्वस्थ व्यक्ति की आरबीसी बनाई गई है, यानी कि ब्लड सेल्स बनाई गई। ठीक, एक एक फैक्ट पे ध्यान दो। रक्त एक लाल संयोजी ऊतक है, यानी कि रेड रंग का कनेक्टिव टिश्यू है, जो भोजन, विटामिन, खनिज लवण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स आदि को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाता है, यानी कि उनके परिवहन का कार्य करता है। ब्लड के बारे में ये चीज क्लियर हुई कि ब्लड रेड रंग का, लाल रंग का एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो भोजन आदि पदार्थों को उनके निर्धारित स्थान तक लाने ले जाने का काम कर रहा है।
और ये ब्लड किसके माध्यम से काम कर रहा है, तो हमने ये बात चर्चा कर ली है कि ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से कर रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितने मात्रा में ब्लड पाया जा रहा है, तो लगभग 5 से 6 लीटर की मात्रा में ब्लड होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है कहीं ना कहीं हम देखें हमारी बॉडी का टोटल 7% भाग है। जैसे मान के चले मेरे शरीर के अंदर जो वजन है 70 किलो है, तो अगर मेरा भार 70 किलो है तो मेरे अंदर कितना ब्लड होगा, 7-7-49 यानी कि लगभग 4.9 ठीक है लीटर, 4.9 लीटर मेरे अंदर ब्लड होना चाहिए। ये मेरे शरीर की एक निश्चित मात्रा है ब्लड की, यानी कि हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि 5 लीटर। अगर किसी व्यक्ति के शरीर का भार कितना है, 80 किलोग्राम है, 90 किलोग्राम है, तो 90 किलोग्राम होने पे उसके शरीर का भार कितना होगा, 7 × 9 0। ठीक है, तो कितना हो गया 6.3 लीटर, यानी कि 6 लीटर 300 मिलीलीटर। इतना किसी का ही नहीं होता है। इसीलिए आपको 2 फैक्ट यहाँ पे याद करना पड़ेंगे। 2 कौन कौन से फैक्ट याद करना पड़ेंगे। आमतौर पे एक व्यक्ति के शरीर के अंदर कितनी मात्रा में रक्त होता है, तो आमतौर पे औसत मात्रा जो है वो 5 से 6 लीटर ही होती है। इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे कम हो सकता है। एक वयस्क व्यक्ति की बात हो रही है जिसका वजन लगभग 70 किलो से आसपास 80 किलो की, यानी कि 65 किलो से लेके 85 किलो के आसपास यदि किसी व्यक्ति का एवरेज भार है तो एवरेज ब्लड इतना ही होगा। ठीक है, अगर शरीर के भार का प्रतिशत पूछा जाए तो आपको 7% टिक कर देना है। आपके शरीर के अंदर कितने भार का कितना प्रतिशत ब्लड होता है, तो अगर इस तरीके से पूछे तो 7% बताना है। एवरेज पूछा जाएगा तो 5 से 6 लीटर बता देना है। 5.5 लीटर कहीं ना कहीं ऑप्शन में आता है। रक्त का जो पीएच वैल्यू वो 7.4 होता है, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल क्यों, वो हम चर्चा कर चुके हैं, हीम के कारण होता है। रुधिर का निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म में होता है, यानी कि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो भ्रूण के अंदर जो कोशिकाएं हैं मीजोडर्म, भ्रूण की मीजोडर्म नाम, भ्रूण की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो भ्रूण के अंदर पाई जाने वाली मीजोडर्म कोशिका से आपके शरीर में ब्लड का निर्माण हो रहा है। अभी की बात नहीं हो रही, कब की बात हो रही है, जब आप माँ के गर्भ में हैं, यानी कि जब बच्चा महिला के गर्भ में होता है। ठीक है, तो गर्भ में जब वो बच्चा पल रहा है तो उसमें बच्चे का जब निर्माण होता है, जैसे स्पर्म ओवम आपस में जब फ्यूज होते हैं तो उसके बाद जायगोट बनता है। जायगोट के बनने के बाद धीरे 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 गर्भ में बच्चे के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तब वहां पर 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनमें से मीजोडर्म कोशिका से निर्माण होता है ब्लड का, और इस ब्लड से निर्माण होता है लगभग आपके व्यक्ति के शरीर के अधिकांश भागों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि ब्लड का निर्माण किससे हो रहा है, भ्रूण के अंदर पाई जाने वाली मीजोडर्म कोशिकाओं से। चीजें याद हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक एक फैक्ट चुन चुन के आपके लिए लाया गया है और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि हमारे शरीर में जो रक्त है उस रक्त का लगभग 55% भाग जो है वो प्लाज्मा है, और रक्त के अंदर 45% भाग जो है वो क्या है, कार्पल्स यानी कि कणिकाएं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से 92% मात्रा में क्या पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है। यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो भाग है वो भी आगे चल के 2 भाग में बटा है, जिसके अंतर्गत लगभग 90% तो पानी है, इसीलिए प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। ठीक है, और बाकी की 10% मात्रा में जो अन्य पदार्थ पाए जा रहे हैं, उन पदार्थों में कुछ प्रोटीन है, कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं, तो कुछ अकार्बनिक पदार्थ है। तो 3 प्रकार के पदार्थ पाए जा रहे हैं जल के अलावा अन्य पदार्थों में। और जो प्रोटीन पाई जा रही किसमें, प्लाज्मा के अंदर, वो पाई जा रही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यानी कि प्लाज्मा के अंदर 2 प्रोटीन पाई जा रही, ग्लोब्यूलिन या एल्ब्यूमिन, यानी कि ब्लड में ये 2 प्रोटीन पाई जा रही। सीधा सीधा याद कर लेना, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा कि ये प्लाज्मा में पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही। ठीक है, तो वो ये जरूर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन 2 प्रोटीन कहाँ पाई जा रही हैं, आपके रक्त में पाई जा रही हैं।
कार्बनिक पदार्थों में अगर हम देखेंगे तो ब्लड में पाया जा रहा है आपका ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एंजाइम्स और कुछ मात्रा में यूरिया जो कि हानिकारक है। ठीक है, तो ये 4 चीजें कहाँ पाई जा रही हैं? कार्बनिक पदार्थ के रूप में आपके प्लाज्मा में पाई जा रही हैं। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कुछ सोडियम है, कुछ बाइकार्बोनेट हैं, कुछ फॉस्फेट हैं, कुछ अन्य चीजें भी हैं जो प्लाज्मा के अंतर्गत मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ आप प्लाज्मा के कंपोनेंट्स को समझे होंगे। ब्लड के कंपोनेंट को देखें तो ब्लड के कंपोनेंट में लगभग 55% मात्रा में प्लाज्मा है। जिस प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं उस प्लाज्मा का 90% भाग पानी है, 10% भाग जो है उसमें प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ 3 मौजूद हैं। ठीक, और जो रुधिराणु यानी कि जो कार्पल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, वो 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि इनको बिंबाणु भी बोलते हैं शुद्ध भाषा में। अब ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, उनमें से डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, यानी कि कुछ कण के आकार की होती हैं और कुछ कण के आकार की नहीं होती। ठीक है, इनमें से ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं उनको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे न्यूट्रिनोफिल्स होता है, इओसिनोफिल्स होता है और बेसोफिल्स होते हैं। यानी कि ये जो डब्ल्यूबीसी के 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत आते हैं आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर रही है और डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंतर्गत न्यूट्रिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 5 प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पाई जा रही हैं जिनसे आपके शरीर में क्या हो रहा है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब बात करेंगे अपन प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो पीले रंग का भाग है एक्चुअल में वो क्या है? आपका प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा है। जैसे हमने बात की ना, मान के चलें 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं। तो इस 100 ml ब्लड में से 55% जो भाग है वो क्या है? प्लाज्मा है। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा प्लाज्मा। इसमें से बीच में जो व्हाइट रंग की लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी है। और नीचे जो दिखाई दे रहा है लाल रंग का ये क्या है? आरबीसी है। तो अगर इसी को अपकेंद्रीय बल के आधार पर, यानी कि आपके ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको अपकेंद्रीय बल से यूं हिलाया, तो हिलाने के बाद थोड़ा स्थिर छोड़ेंगे तो फिर इस प्रकार की संरचना दिखेगी। प्लाज्मा अलग हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएगी, आरबीसी अलग हो जाएगी। ये प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी मेन कंपोनेंट्स हैं आपके ब्लड के, जो यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब प्लाज्मा के बारे में देखें तो यह हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जिसपे हमने चर्चा किया। कैसा पदार्थ है? हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ है। ठीक है, यह रक्त का लगभग 55 से 60% भाग होता है। आप 55 याद रखना। ठीक, इसमें 90 से 92% मात्रा में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, और 8 से 10% मात्रा में कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और साथ ही साथ कुछ प्रोटीन पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत मुख्य रूप से प्लाज्मा में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो अगली स्लाइड्स पे देखेंगे। अभी देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ, तो जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि एक मुख्य अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये सभी मिलकर रक्त का लगभग 0.9% भाग ही बनाते हैं, है ना। इसी कारण रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि रक्त क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, तो रक्त के क्षारीय होने के पीछे रक्त के अंदर उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, रक्त के अंदर अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो उपस्थित है उसके कारण रक्त क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। और वो कौन से अकार्बनिक पदार्थ है जिसके कारण रक्त क्षारीय है, तो कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों, जिनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इनके उपस्थिति के कारण क्या है? रक्त क्या हो जाता है? हल्का क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अब रक्त के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जिसमें अन्य पदार्थों में पचे हुए भोज्य पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है यानी कि वसी अम्ल है, ग्लिसरॉल है, फॉस्फोलिपिड हैं, कोलेस्ट्रॉल है तथा कुछ विटामिन, जिनमें प्रमुख रूप से जो विटामिन होते हैं वो मौजूद होते हैं। शरीर की विभिन्न
कोशिकाएं इन पदार्थों को रक्त से आवश्यकता अनुसार क्या कर देती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। रक्त शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। फिर इसके अंदर जो मुख्य रूप से प्रोटीन है वो कौन सी है, वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है। ये रक्त के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है, इन चीजों को नोट कर लेना। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये जो प्रोटीन है चार जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ये चारों ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है जो प्लाज्मा में मिलती हैं, और प्लाज्मा में इसकी जो मात्रा है वो लगभग 7 से 8% है ना। जैसे हमने बात की ना प्लाज्मा की, तो 90 से 92% तो पानी हो गया, बाकी का बचा 7 से 8%, जिसमें लगभग 7% क्या हो जाएगा आपका, ये प्रोटीन हो जाएगा। और कुछ मात्रा में जो 1% चीजें बची उसमें अन्य पदार्थ जैसे अकार्बनिक पदार्थ जो अपन ने अभी देखे थे वो पाए जाएंगे। अन्य उत्सर्जी पदार्थों के रूप में इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है ना। मानव यूरियोटेलिक एनिमल होता है, तो मानव यूरियोटेलिक एनिमल होने के कारण क्या है, यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है। प्राइमरी तौर पे जब हमारे शरीर में चीजें बन रही हैं तो अमोनिया बन रही है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कौन, आपके शरीर का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर, वो ठीक है। और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड भी पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, ठीक। तो ये पीपीटी से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी का नेक्स्ट, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, तो ये रुधिर प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ है, आपको याद रखना है। इसके अंदर कुछ गैस हैं जो घुलनशील अवस्था में होती हैं, वो है आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन आदि ये गैसें हैं जो प्लाज्मा के अंदर घुलनशील अवस्था में होती हैं, ठीक। प्लाज्मा के कार्य, इस चीज को नोट कर लो, प्लाज्मा के क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हो सकते हैं। तो प्लाज्मा के कार्य के अंदर सबसे पहले ऊष्मा के परिवहन में सहायक होता है या सहायता करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी कि आपके शरीर के हीट को ट्रांसफर इसी के द्वारा किया जा रहा है। ऊष्मा के परिवहन का जो कार्य होता है वो प्लाज्मा के द्वारा हो रहा है। प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, क्योंकि एंटीबॉडी हमने पढ़ी ली है, तो प्रतिरक्षा तंत्र में भी सहायक है। पीएच का नियमन करते हैं, यानी कि आपके शरीर का जो ब्लड है उस ब्लड का पीएच वैल्यू जो है, उस पीएच वैल्यू को क्या कर रहा है, नियमित कर रहा है। क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है नियमित मात्रा में, ठीक है। रुधिर हानि से बचाव करता है, यानी कि आपके शरीर में ब्लड लॉस जो हो रहा है उसकी भी सुरक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रुधिर के थक्के में सहायक होता है। ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षी तंत्र, और एल्ब्यूमिन जो है वो परासरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सहायक है। इस पूरे फैक्ट से आपके परीक्षा में एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में शरीर के अंदर परासरण को संतुलित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो परासरण की क्रिया जो ब्लड के माध्यम से हो रही है उसके लिए जिम्मेदार होती है ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है, पीएससी में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्लॉट करने के लिए जो प्लेटलेट्स जिम्मेदार हैं उसकी सहायता कौन कर रहा है, फाइब्रिनोजन कर रहा है, जो किसका भाग है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इसके काम में सहायक करता है। ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र में मदद कर रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब है ब्लड कार्पल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं, रक्त के अंदर मौजूद ठोस भाग, ठीक है, जो कि पूरे रक्त का लगभग 40 से प्रतिशत भाग होता है। कितना, 40 से प्रतिशत, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जा रही हैं। 3 कौन कौन सी हैं, नंबर 1 है आपकी आरबीसी, नंबर 2 है डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 है प्लेटलेट्स, ठीक। तो इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहली है आपकी आरबीसी, यानी कि इसका क्या नाम बताया था, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है आरबीसी को, ठीक है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो छोटी, चपटी और गोल दोनों ओर से दबी हुई संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, दोनों ओर से गोल और दबी हुई। देखो ये जो डायग्राम है वो आरबीसी का ही है, छोटी है, गोल है, चपटी है, आगे से पीछे से दोनों से, जैसे आटे की गोली बनाना, छोटी सी आटे की गोली को बीच से ऐसा दबा देना, तो जिस आकार में वो आ जाएगी वो आकार इस तरीके का दिखाई देगा, और इस आकार में पाई जाती कौन, आपकी आरबीसी। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, आरबीसी का है।
चलिए मनुष्य में आरबीसी का हो गया। इस आकार को क्या नाम दिया जाता है? उभयावतल यानी कि बाइकॉन्केव। इस चीज को नोट कर लेना, जो अपन ने अब बताया था ना, कभी आटे की छोटी लोई बनाना और उसको बीच से ऐसा दबा देना, तो जब दबा दोगे तो वो किस आकार में आ जाएगी? उभयावतल के आकार में आ जाएगी, यानी कि एक उत्तल के आकार की संरचना बन जाएगी। ठीक है, जिसको बाइकॉन्केव डायग्राम कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये सामान्य सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये दो अपवाद है, यानी कि आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा, लामा क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले ऊंट जैसा ही एक जानवर है जिसे अपन लामा कह रहे हैं। ठीक है, इस ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? अपवाद हो गए। बाकी का अन्य स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी जो संख्या है लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसकी जो जीवन अवधि है वो लगभग 120 दिन की होती है। कितने दिन की हो रही है? 20 दिन, यानी कि लगभग मिनिमम देखा जाएगा तो 20 दिन से लेके 120 दिन का इनका जीवन काल है। किसका? आरबीसी का। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है, आयरन पाया जा रहा है, विटामिन B6, B12 पाया जा रहा है, फॉलिक एसिड पाया जा रहा है। इन सब चीजों से आपके आरबीसी का निर्माण हो रहा है। यानी कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सी चीज सहायक है? इसमें निर्माण में सहायक है आपके आयरन। ठीक है, देखो इस चीज को थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करना है। हीमोग्लोबिन से आपकी आरबीसी बन रही है। हीमोग्लोबिन के अंदर मुख्य रूप से पाया जा रहा है आयरन। आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक आयरन एक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंतर्गत जो है वो 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए 4 ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यानी कि आपके शरीर में आयरन युक्त अगर कोई प्रोटीन पाई जा रही है या आयरन युक्त कोई पदार्थ पाया जा रहा है, तो अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे हीमोग्लोबिन या आरबीसी, दोनों में से एक ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण जो हो रहा है वो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए आयरन बहुत जरूरी है, और इस आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और एनीमिया आयरन की कमी से क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पदार्थ है। अगर आयरन के अलावा देखा जाएगा तो आयरन के अलावा B6, B12 और फॉलिक एसिड, इन तीन की कमी से भी आयरन, और इन तीनों की कमी से भी आपके शरीर में एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए एनीमिया रोग के क्या मुख्य कारण हैं, तो एनीमिया रोग के पीछे जो मुख्य कारण है वो फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया हो सकता है, B12 की कमी से भी एनीमिया हो सकता है, B6 की कमी से भी एनीमिया हो सकता है, और आयरन की कमी से भी एनीमिया हो सकता है। ठीक, तो आयरन, B6, B12 और फॉलिक एसिड, ये 4 चीजों की कमी से क्या रोग हो रहा है? एनीमिया। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये चारों चीज मिलकर आयरन और ये चारों चीज मिलकर क्या कर रहे हैं? आपके शरीर में आरबीसी का निर्माण कर रहे हैं। आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के अंदर होता है, किंतु गर्भ अवस्था के अंदर, जब महिला के गर्भ में, भ्रूण अवस्था में बच्चे का विकास चल रहा है, तब उस समय आरबीसी का जो निर्माण है वो प्लीहा और यकृत में होता है। प्लीहा यानी कि स्प्लीन और लीवर के अंतर्गत क्या हो रहा है? आपके आरबीसी का निर्माण हो रहा है। कब? जब आप मां के गर्भ में पल रहे थे, यानी कि जब गर्भ के दौरान महिला के गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, तब महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के आरबीसी का जो निर्माण है वो उसके प्लीहा और लीवर में होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद बच्चे के आरबीसी का जो निर्माण है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब आरबीसी के क्या काम है? तो आरबीसी का जो कार्य है वो लाल रुधिर कणिकाओं में लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन युक्त एक प्रोटीन है। ठीक है, जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें हीमो नाम का एक वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है। हीम नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका रंग लाल होता है। इसी कारण लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी जो है वो लाल होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य
आवश्यक अनावश्यक जो पदार्थ उनके परिवहन का कार्य करता है। ये मान के चलो, आज से आप ये मान लें कि आपके शरीर में एक ऑटो है, ब्लड क्या है, एक ऑटो है, और इस ऑटो का ड्राइवर कौन है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपके शरीर में जैसे कि मान के चलो आपको कहीं जाना है तो आप ऑटो से जा रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए अपन देख लेते हैं कि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो ऑटो एक माध्यम हो सकता है। अब इस ऑटो का ड्राइवर कौन है, तो ऑटो का ड्राइवर हीमोग्लोबिन है। ऑटो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला जो ब्लड है वो एक ऑटो के समान कार्य करता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान चीजों को लाने ले जाने का काम कर रहा है। अब ये ऑटो अकेला तो जा नहीं रहा, ऑटो को चलाने वाला ड्राइवर भी चाहिए, तो ड्राइवर जो है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अगला है आपका श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, जिसे नाम क्या दिया गया है, ल्यूकोसाइट्स। WBC एक अवर्णीय यानी कि रंगहीन, जिसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता, वैसा पदार्थ है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं पाया जाता, यानी कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होने के कारण ये श्वेत यानी कि रंगहीन होती है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसे WBC का हमने देखा था, WBC का आकार कैसा है, बाइकॉन्केव यानी कि उभयावतल, या इंग्लिश में बाइकॉन्केव होता है। ये RBC का आकार है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको टिक करना है। लेकिन WBC का आकार पूछा जाए तो आप बताएंगे कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। इसकी संख्या RBC की अपेक्षा बहुत कम होती। कितनी, अगर आपकी RBC पाई जा रही है, ठीक है, उसके अनुपात में जो WBC है उसका निर्माण जो है वो कितनी संख्या में हो रहा है, तो 600 RBC के अनुपात में केवल एक WBC पाई जा रही है। ठीक है, ये रेशियो याद रखना। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि RBC के अंदर केंद्रक नहीं होता, लेकिन यहाँ केंद्रक है। देखो, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो RBC WBC में ये आप अंतर भी लिख सकते हैं कि इसमें केंद्रक WBC में होता है, RBC में नहीं होता। इसका जीवन काल 1 से 20 दिन, 1 से 3 दिन होता है, और RBC का कार्यकाल होता है 20 से 120 दिन, या 120 दिन लिख दो आराम से। ठीक है, अब ये जो WBC है वो 2 प्रकार की होती है, एक कणिका युक्त होती है, दूसरा कणिका विहीन होती है। जो कणिका युक्त होती है उसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, और जो कणिका विहीन होती जिसमें कण नहीं पाए जाते वो कैसी है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो आगे चल के आपको परीक्षा में प्रश्न बनाएंगी। जैसे कणिका युक्त जो है वो कौन कौन सी है, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रिनोफिल्स, ये थोड़ा गलत लिखा है, न्यूट्रिनोफिल्स है ये। ठीक है, और नेक्स्ट है बेसोफिल्स, यानी कि 3, ये जो आपके डायग्राम दिखाई दे रहे हैं वो कणिका युक्त यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स कोशिकाओं के उदाहरण हैं। इनका कोशिका द्रव्य दानेदार होता है और केंद्रक युक्त होता है। ठीक है, ये याद रखना कि इनके इतना डेप्थ में पहले तो वो नहीं जाएगा। पहली बात, अगर आप PSC के विद्यार्थी हैं तो PSC में ये समझ लें इतना डेप्थ में नहीं जाने वाला। ठीक है, लेकिन अपन SI दे रहे हैं, अपन पटवारी दे रहे हैं, अपन व्यापम या SSC को कोई एग्जाम दे रहे हैं, तब की स्थिति के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपको याद करने ही पड़ेंगे। PSC वाले इस चीज को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रक अनियमित एवं खंडों में विभाजित होता है। देखो केंद्रक इस तरीके से दिखा रहा है, डंबल जैसा थोड़ा अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ। ये 3 प्रकार के हैं जो अभी अपन ने बात की, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये 3 उनके नाम हैं। इसमें से इओसिनोफिल्स जो है उसमें ये श्वेत रक्त कणिकाओं का लगभग 1 से 4% भाग होता है। शरीर में प्रतिरक्षण तथा संवेदनशील इसके मुख्य कार्य हैं, यानी कि प्रतिरक्षा करना और संवेदनाओं को ग्रहण करना, ये इसके 2 मुख्य कार्य हैं। जो टोटल WBC का 1 से 4% भाग है, यानी कि थोड़ा कम मात्रा में ही है। बेसोफिल्स जो होता है वो टोटल WBC का केवल आधा प्रतिशत हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि पेपर में पूछा जाए कि हमारे WBC का सबसे कम मात्रा में कौन सा भाग पाया जा रहा है, तो WBC में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल्स। ठीक है, आधा % है, टोटल WBC का आधा % यही है। ठीक है, न्यूट्रिनोफिल्स ये जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लो कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अगर पूछा जाएगा तो आपको WBC ऑप्शन में दिखाई दे रही तो WBC टिक करेंगे। WBC नहीं दिखाई दे रही, WBC के अंदर के भाग दिखाई दे रहे हैं
तो न्यूट्रिनोफिल्स टिक करेंगे, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मार दे रहा है, जिससे आपके शरीर में बैक्टीरियल डिसीज ना हो या बैक्टीरिया से आपके शरीर में कोई हानि ना पहुंचे। ठीक, नेक्स्ट है अकणिका युक्त, जिसके अंतर्गत लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाई जाती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट जो कोशिका हैं, एड्स के होने से लिम्फोसाइट कोशिकाएं ध्वस्त हो जाती हैं, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे बीमार हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। इस प्रकार की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते, इसीलिए अकणिका युक्त है। ठीक है, इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों से होता है, यानी कि आपकी लसिका ग्रंथि जो हैं, लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं, उनसे निर्माण हो रहा है किसका, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का। ठीक है, इनका केंद्रक बड़ा और एक पिंड के आकार का होता है, जो दो प्रकार की हैं। ठीक है, देखो केंद्रक कितना बड़ा है, पिंड के आकार का दिखाई दे रहा है, ये वाला इसका क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक कोई फैक्ट पूछ लेगा निम्नलिखित में इसका केंद्रक कैसा है, इसका जीवन काल क्या है, इसके बारे में कोई भी एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का लगभग 25 से 33% भाग है, 25 से 33% भाग है, और मोनोसाइट कितना है, लगभग 2 से 6%। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से WBC का सबसे अधिकांश मात्रा पाए जाने वाला भाग कौन सा है, WBC में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा भाग पाया जाता है, तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं WBC के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं, लगभग 25 से 33%। बाकी के अन्य मात्रा में अलग अलग चीजें हैं। इसका व्यास जो है वो लगभग 7 से 10% तक होता है। इनमें भ्रमण की क्षमता कम होने के कारण ये हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कम कर पाती हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान थोड़ा कम जा पाती हैं। खैर कोई बात नहीं है, कम जा रही हैं तो कम जाने से कोई ऐसा विशेष नुकसान नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरिया को मारने के लिए है वो हमारे पास न्यूट्रिनोफिल्स मौजूद है। ये बैक्टीरिया को मार लेगा, अगर लिम्फोसाइट नहीं मार पा रहा है तो कोई बात नहीं। ये प्रतिरक्षियों को बनाती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर क्या बना रही, एंटीबॉडीज बना रही है। ठीक है, इनकी वृद्धि और उनको उत्तेजित करने में भी सहायक है, यानी कि ये आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है, तत्व है, जिसका हम नाम क्या लिखे हैं, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो याद रखना मोनोसाइट्स यानी कि ये आपके ब्लड के अंदर जो WBC है उसका लगभग 2 से 6% भाग है। कोशिकाओं में अमीबा की भांति कूटपाद निकले होते हैं, यानी कि WBC के अंदर पाए जाने वाला जो मोनोसाइट्स है इसमें अमीबा के समान कूटपाद निकले होते हैं, जो इन्हें गमन में सहायक होते हैं, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकती हैं, बट लिम्फोसाइट नहीं चल सकती है, मोनोसाइट चल सकती हैं। ये दोनों के बीच अंतर होगा, ये याद रखना। फिर ये शरीर में भ्रमण करते हुए हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक है, यानी कि यहाँ पे आपके मोनोसाइट और न्यूट्रिनोफिल्स दो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को मार रहे हैं। मार तो लिम्फोसाइट भी रहा है, लेकिन लिम्फोसाइट ज्यादा नहीं मार पा रहा, क्यों, क्योंकि उसमें गति करने की क्षमता कम है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट, रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, ये आपके शरीर के अंदर रक्त के थक्के को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। जब चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, ब्लड जब निकलता है तो प्लेटलेट्स उस रक्त का थक्का जमा देती हैं। ठीक, यह प्लेटलेट और कुछ इस प्रकार के आकार में आपको दिखाई देंगी, इनके आकार को आप ध्यान में रखना। ठीक है, प्लेट जैसी, थाली जैसी दिखाई दे रही है ना, इसलिए इसको प्लेटलेट्स कह रहे हैं। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स केवल मनुष्य के रक्त में ही पाई जाती है, ये इसकी विशेषता है। मानव के ब्लड में ही क्या ये पाई जा रही है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनकी संख्या 1 घन मिलीलीटर रक्त में लगभग 3 लाख होती है, यानी कि 1 घन मिलीलीटर ब्लड के अंदर लगभग 3 लाख की संख्या में क्या पाई जाती है, आपकी प्लेटलेट्स पाई जा रही है। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित और व्यास 2 से 3 मिली माइक्रोन होता है। इनका आकार भी कोई निश्चित नहीं है ना, जैसा निश्चित किसका नहीं है, WBC का नहीं है, वैसे इसका भी नहीं, लेकिन RBC का निश्चित है। कैसा है RBC का आकार, RBC का आकार है उभयावतल, यानी कि बाइकॉन्केव। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, कोई बात नहीं, RBC में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, लेकिन RBC में 2 अपवाद है, ऊंट और लामा। ठीक, ये अस्थि मज्जा में निर्मित होती है, यानी कि RBC भी अस्थि मज्जा में बन रही, ये भी अस्थि मज्जा में बन रहा है, कोई बात नहीं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है।
प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन है, लेकिन WBC का 1 से 3 दिन। ठीक है, चीजें नोट डाउन करते जाना एक एक करके। अब प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो रक्त में थक्का बनाती है, यानी कि जब चोट लगती है तब, पहले नहीं, पहले तो आपकी हिपेरिन पाई जा रही ब्लड में जो ब्लड क्लॉट नहीं होने दे रही है, लेकिन जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद रक्त जब बाहर बहता है तो उस बहने वाले रक्त को रोक कर रक्त का थक्का जमाती है, जिससे रक्त स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि रक्त बहना जो है वो बंद हो जाता है और कटे स्थान को रुधिर के थक्के से ढककर जीवाणु और धूल मिट्टी आदि से आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रही। ठीक है, नहीं तो बैक्टीरिया धूल मिट्टी आदि अंदर चले जाएंगे ना। अब ब्लड जमता कैसे है, ब्लड की क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, जैसे जब चोट लगेगी तो सबसे पहले रक्त बहना चालू होगा और थ्रोम्बोसाइट्स कोशिका हो जाएंगी एक्टिव। थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स कोशिकाएं जो होंगी वो रक्त में उपस्थित प्रोटीन से क्रिया करेंगी। किस प्रोटीन से, थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण कर देंगी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं रक्त में उपस्थित प्रोटीन से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगी, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा चीजें एक बार रिपीट कर देता हूं कि थ्रोम्बोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी, रक्त में उपस्थित प्रोटीन से क्रिया करके सबसे पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा। जब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो जाएगा तब ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो कैल्शियम आयन से क्रिया करेगा या कैल्शियम आयन की उपस्थिति में तथा कैल्शियम के साथ साथ ट्रिप्टेज के साथ क्रिया करके एक सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन ब्लड के अंदर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। किसका निर्माण हो रहा है, थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन का निर्माण कैसे हो रहा है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के आयरन से क्रिया करने के बाद। ठीक है, एक बार फिर से, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसलिए अपन इस पे अलग से ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो आपको चोट लगी, भगवान ना करे चोट लगे, लेकिन अगर चोट लगी तो चोट लगने से ब्लड बहना चालू होगा। जैसे ब्लड बहना चालू होगा वैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स, क्या, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स जो हैं वो किससे क्रिया करेंगे, वो ब्लड के अंदर उपस्थित प्रोटीन से क्रिया करेंगे। प्रोटीन से क्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, किसका, प्लास्टिन, इसका निर्माण हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण जैसे ही हो जाएगा वैसे ही अब क्या होगा, हाँ, जैसे ही प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा वैसे ही ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, है ना, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण होगा, थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन क्या है, आपके बॉडी में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का एंजाइम। क्या है, एंजाइम। एंजाइम का निर्माण हो गया। अब ये एंजाइम क्या काम कर रहा है, अगला देखो चरण। ठीक है, जैसे ही थ्रोम्बिन बन जाएगा, थ्रोम्बिन आपके फाइब्रिनोजन से क्रिया करके रक्त का थक्का जमा देगा। थ्रोम्बिन किससे क्रिया करेगा, फाइब्रिनोजन से। जैसे ही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से क्रिया करेगा, चौथे नंबर पे थ्रोम्बिन जो बना है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन से क्रिया करके क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उस रक्त को बहने से रोक देगा, रक्त का थक्का जमा देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे ये प्रोसेस याद रखनी है। और इन सब चीज़ों में एक चीज विटामिन भी मदद कर रही है। उस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन का नाम है विटामिन के। क्या नाम है, विटामिन के, विटामिन के। ठीक है, और अगर खनिज पूछा जाए तो कैल्शियम आयन। ठीक है, अगर ब्लड कार्पल्स पूछे जाएं तो उसके अंदर बताने थ्रोम्बोसाइट्स। प्रोटीन पूछी जाए तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो रहा है ब्लड के अंदर उपस्थित प्रोटीन से क्रिया करने के बाद। एंजाइम पूछा जाए तो थ्रोम्बिन हो रहा है। ऐसा करके ये कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई हैं वो आपको याद कर लेनी है। इसमें फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जिस पे अपन ने चर्चा की थी। फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसमें उपस्थित रहता है, कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आपके रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक।
ठीक। अब रुधिर के कार्य यानी कि ये पूरे रक्त के कार्य हैं, इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारी चीज शामिल है। ओवरऑल जो आपका ब्लड है उसके क्या क्या काम है, तो ब्लड के काम में सबसे पहला है ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर जो पीएच वैल्यू उसको रेगुलेट करना, शरीर के अंदर जल की मात्रा को नियंत्रित करना, शरीर के अंदर आयन जो हैं, चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पढ़ते हैं ना अपन केमिस्ट्री में, तो आयन की मात्रा को संतुलित करना, जल की मात्रा को संतुलित करना, पीएच मात्रा को नियंत्रित करना, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना, एंडोक्राइन ग्रंथियों से निकलने वाले विशेष हार्मोन्स का परिवहन करना, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना, शरीर के विटामिन या शरीर के विभिन्न अंगों से अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, शारीरिक ताप का संतुलन करना, बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करना और गैसों का परिवहन जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस जो है उनका परिवहन करना। ठीक। अब रुधिर संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे पुरुषों में लगभग 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में 15% ऑक्सीजन और स्त्रियों में 13% ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर हम 100 मिलीलीटर ब्लड की बात करते हैं तो 100 मिलीलीटर ब्लड में पुरुषों के अंदर लगभग 15% हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और स्त्रियों में 13% होगा। ठीक है। रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दें तो शेष भाग क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। इस चीज को याद करना है, इस पे हमने थोड़ी चर्चा की थी शुरुआत में कि प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा है, सीरम पाया जा रहा है। और सीरम क्या है, अगर प्लाज्मा के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन को आप निकाल दोगे तो शेष भाग क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। ठीक। रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, यानी कि आप ब्लड को अगर पढ़ रहे हैं तो ब्लड को पढ़ने के लिए आपको हेमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, हेमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन के शास्त्र का नाम है। एक स्वस्थ मनुष्य में 450 यानी कि 450 मिलीलीटर रक्त दान किया जा सकता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट करता है तो लगभग 450 मिलीलीटर ब्लड डोनेट कर सकता है। इसको एक यूनिट कहते हैं, यानी कि एक यूनिट के तौर पे जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो लगभग 450 मिलीलीटर ब्लड ले लिया जाता है। महिलाओं के शरीर में लगभग 4.5 लीटर मात्रा में ब्लड और पुरुषों के अंदर लगभग 5 से 6 है ना, 5 से 6 है, 5.6 नहीं, इस चीज को याद रखना। लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है पुरुषों में और 4 से 5 लीटर ब्लड होता है महिलाओं में, क्योंकि पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस होता है। इसके कारण महिलाओं में थोड़ा ब्लड की मात्रा कम होती है। इसके कारण महिलाओं को एनीमिया का शिकार ज़्यादा होना पड़ता है, यानी कि महिलाओं में एनीमिया रोग ज़्यादा होता है। ठीक। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। इसके बाद ब्लड से संबंधित ब्लड ग्रुप वाला जो सेक्शन है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और लोगों से शेयर जरूर करना। ठीक। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।